बैकरूम्स। ये फिल्म एक 90s के वीडियो टेप से शुरू होती है जिसमें नरेन बॉर्न नाम का एक अनजान साइंटिस्ट एक मिस्टीरियस जगह जिसे बैकरूम्स कहते हैं वहाँ घूमते हुए रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वहाँ खाली वॉल्स और कमरों में फर्नीचर बिखरा हुआ है। नरेन को वीडियो और कैमरा इक्विपमेंट से भरा एक कमरा मिलता है और वो मदद के लिए रेडियो पर कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ एक सीगल आ जाता है। नरेन आगे बढ़ता है जब तक उसे एक बड़ा गुर्राने वाला मॉन्स्टर अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। नरेन भागने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। वीडियो बंद हो जाती है क्योंकि इसे नरेन के दूसरे साइंटिस्ट देख रहे होते हैं। क्लार्क नाम का एक फर्नीचर स्टोर ओनर जो कैपन क्लार्क्स ऑटोमैन एम्पायर चलाता है अपने बिजनेस को चलाने में परेशान है क्योंकि उसका मुकाबला एक दूसरे स्टोर ओनर से है। वो अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी क्लाइन के पास जाता है जो खुद अपने बचपन के घर के टूटने और अपने माँ के मेंटल असाइलम जाने के बारे में सोचती रहती है। मैरी क्लार्क के साथ उन मुद्दों पर रोल प्ले कराती है जिनकी वजह से उसको अपनी बीवी से तलाक हुआ, जैसे कि उसका शराब पीना। इससे क्लार्क गुस्से में आ जाता है और अपनी परेशानियां बताने लगता है। क्लार्क अपनी असिस्टेंट मैनेजर कैट टाइलर और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी रॉबर्ट्स के साथ एक प्रोमो शूट करने की कोशिश करता है पर सब गड़बड़ हो जाती है जब क्लार्क जिस कुर्सी पर बैठता है वो टूट जाती है। बाद में वो स्टोर की बिजली की समस्या को ठीक कराता है और एक इलेक्ट्रीशियन से मिलता है। दोनों स्टोर के बेसमेंट में जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक पैनल देखते हैं जहां उन्हें 3 स्विचेस तिरछे लगे हुए मिलते हैं जो स्टोर के बाकी हिस्से से जुड़े हुए नहीं लगते। रात के समय क्लार्क स्टोर में ही रुकता है। वो जो शो देख रहा होता है वहां अचानक बैकरूम्स का एक वीडियो आ जाता है और टीवी बंद हो जाता है। क्लार्क वापस बेसमेंट में जाता है और उसे एक दीवार के पीछे से थोड़ी रोशनी दिखती है। हैरानी की बात यह है कि वो उसके आर पार जा सकता है और खुद को बैकरूम्स में पाता है। वो शौक में उस जगह पर घूमता है जहां उसे एक आदमी का कार्डबोर्ड कटआउट और अलग अलग भाषा में बोलती हुई आवाज़ें सुनाई देती है। क्लार्क को फर्श पर कुछ चीज़ें भी मिली हुई दिखती है और उसे नरेन का बैज भी मिलता है पर बॉडी नहीं। फिर उसे वही मॉन्स्टर दिखता है जिसे देखकर वो भागता है और आखिरकार स्टोर के बेसमेंट में वापस आ जाता है। असिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम के कॉर्पोरेशन में फिल नाम का एक साइंटिस्ट क्लार्क का बैकरूम में चलने का रिकॉर्डिंग देखता है। क्लार्क मैरी के पास वापस जाता है और उसे बैकरूम्स के बारे में बताता है पर उसके बताने के तरीके से मैरी को लगता है कि क्लार्क को अल्कोहल विथड्रॉल्स हो रहे हैं। सबूत के साथ वापस आने का वादा करके क्लार्क कैट और बॉबी को अपने रिसर्च में मदद के लिए बुलाता है। क्लार्क उस जगह पर टेप लगाता है जहां से बैकरूम्स में घुस जाए और कैट बॉबी को वो जगह दिखाता है। वो दोनों वहां का रास्ता देखकर हैरान हो जाते हैं पर फिर भी क्लार्क के साथ चल पड़ते हैं। बॉबी के कमर में रस्सी बांधी जाती है और उसे एक ऐसी जगह नीचे उतारा जाता है जहां पुराने कपड़े बिखरे हैं जिसमें उसका वही टी शर्ट भी शामिल है जो उसने पहले पहना था और कुछ कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तभी बॉबी को मॉन्स्टर की धाड़ सुनाई देती है और उसे तेजी से ऊपर खींच लिया जाता है। मॉन्स्टर बॉबी को वापस नीचे खींच लेता है और उसकी खून से लथपथ लाश को एक बंद जगह में ले जाता है। कैट उसके पीछे जाती है और क्लार्क से अलग हो जाती है, छुपने की कोशिश करता है। वो एक ऐसे कमरे में जाता है जहां एक क्रिसमस ट्री जल रहा होता है और वहां उसे 2 ह्यूमनॉइड फिगर्स स्टिल लाइफ अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। फिर क्लार्क एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां कैट उस दीवार के दूसरे तरफ से देखती है पर क्लार्क उसे नहीं देख पाता। मॉन्स्टर तब क्लार्क का कैमरा छीन लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मैरी के आंसरिंग मशीन पर क्लार्क का मैसेज आता है कि वो कभी वापस नहीं आने वाला, जिससे मैरी की चिंता बढ़ जाती है।
इधर फिल अपने परिवार के साथ घर पर होता है, तभी उसे क्लार्क के स्टोर का एक कमर्शियल दिखता है और जब वो क्लार्क को पहचानता है तो हैरान हो जाता है। मैरी क्लार्क को ढूंढने उसके स्टोर जाती है। वो बेसमेंट में जाती है और बैकरूम्स में पहुंच जाती है। मैरी एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां डरावनी ड्राइंग्स बनी होती है और तभी वहां क्लार्क आ जाता है। क्लार्क आते ही मैरी को हेडलॉक में पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। क्लार्क मैरी को एक ऐसे कमरे में ले जाता है जिसे एक डाइनिंग रूम की तरह बनाया गया है, जहां इंसानों की तरह दिखने वाले नकली और अजीब से लोग स्टिल लाइफ बैठे हैं। क्लार्क मैरी को बताता है कि बैकरूम्स में जो भी है वो किसी की याद है। क्लार्क फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है जिसमें कैट का कटा हुआ सर रखा होता है। वो फीमेल स्टिल लाइफ का स्कैल्प काट देता है ताकि मैरी उनके मैरिज रोल प्ले को दोबारा करे, पर मैरी मना कर देती है और कहती है कि उसकी बीवी इसलिए भाग गई क्योंकि वो बहुत रोता था। आखिरकार वो क्लार्क को मनाने में कामयाब हो जाती है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि क्लार्क खुद बैकरूम्स में ही रहना चाहता था। इसे बाकी स्टिल लाइफ इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि मेन स्टिल लाइफ, जो कि एक लंबा और डरावना मॉन्स्टर है, वो आ रहा होता है। वो कैप्टन क्लार्क के रूप में क्लार्क जैसा दिखने लगता है। क्लार्क उसे दोस्त की तरह बात करने की कोशिश करता है, पर स्टिल लाइफ क्लार्क की गर्दन पर काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैरी वहां से भागती है और बैकरूम्स के उन हिस्सों से गुजरती है जो उसके पुराने मोहल्ले जैसा बनाया गया है। एक तंग रास्ते से भागने के बाद वो स्ट्रीट की लॉबी की कॉपी में पहुंच जाती है। स्टिल लाइफ उसका पीछा करता है जब तक मैरी उसकी लकड़ी की टांग नहीं तोड़ देती और फिर एक पत्थर से उसे मारने लगती है। वही पत्थर जो वो हमेशा अपने पास रखती थी, जो उसके बचपन के घर की ड्राइववे का एक टुकड़ा है जहां उसने अपने हाथ से निशान बनाया था। मैरी एक अलार्म बजा देती है जिससे गैस छूटती है। वो स्टिल लाइफ से बचकर वहां से भाग जाती है जहां से उसने शुरू किया था। बैकरूम से उसने जहां एंट्री की थी वो वहां पहुंच जाती है और साइंटिस्ट उसे ढूंढ लेते हैं। मैरी को असिंग के एक इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है जहां फिल उसका स्वागत करता है। वो उसे उन चीज़ों की पुष्टि करने की कोशिश करता है जो उसने वहां देखी, पर मैरी कुछ बयान नहीं कर पाती है। फिल जब बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है और मैरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। बैकरूम्स के अंदर मैरी की यादों पर आधारित और भी जगह बन चुकी होती है, जिसमें इंट्रोगेशन रूम में बैठी मैरी का भी एक स्टिल लाइफ भी शामिल है।